राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए की ओर से आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम भूपेश ने एनडीए पर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसुईया उइके की भी दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। इधर बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि राष्ट्रपति के लिए जो नाम तय किए जाते हैं उनमें किसी की अपेक्षा और उपेक्षा जैसी कोई बात नहीं होती। तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। राष्ट्रपति के विचारार्थ नाम रहते हैं और नाम आने के बाद में उसमें से तय किए जाते हैं। जो तय किए जाते हैं उसमें किसी की अपेक्षा और उपेक्षा ये बातें नहीं आती। सारी बातों पर विचार किया जाता है। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला को ला करके जो वहाँ की गवर्नर है, गवर्नर के साथ में विधायक रही है और जन सेवा के कार्य में अपने आप में एक स्थापित हुई है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक दरबारियों को निकाल करके राष्ट्रपति बनाई है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने आदिवासी चेहरा सामने करके एक बड़ा दांव जरूर खेला है। हालांकि अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा प्रदेश में बीजेपी को मिल पाता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर बल्कि कई राज्यों में भी बीजेपी का यह दांव उलझाने वाला है। कई गठबंधन भी बीजेपी की चाल में फंसकर अलग अलग सुर निकालने लगे हैं। झारखंड की स्थिति तो सबसे बुरी है, जहां कुछ ऐसा ही हाल बिहार और देश के अन्य गठबंधन सरकारों के बीच भी है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बीजेपी का यह दांव काफी दूर की कौड़ी साबित होने वाला है। दरअसल राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के जवाब में द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करना एक तरफ तो आदिवासी उत्थान की तरफ संकेत है, तो दूसरी तरफ नारी सशक्तिकरण का भी संदेश बीजेपी देना चाह रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए यूं तो पार्टी धर्म यशवंत सिन्हा की तरफ समर्थन का इशारा करता है, लेकिन जब बात आदिवासी उत्थान की होगी तब कांग्रेस के अंदर भी संकट की स्थिति हो सकती है कि आखिर वह द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाए तो जाए कैसे। यही हाल झारखंड में भी है, जहां की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही है। हेमंत सोरेन सरकार वहां पर है और गठबंधन में कांग्रेस भी है। ऐसे में आदिवासी वोट की राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार यशवंत सिन्हा के पक्ष में खड़ी होगी या फिर द्रौपदी मुर्मू के, या उनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जीत का फंडा, आदिवासी एजेंडा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शशि कुमार भगत जी, उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है रजनी सिंह साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सीधा अजय चंद्राकर जी के पास ही चलता हूं। चंद्राकर साहब, द्रौपदी मुर्मू का फायदा क्या मिलेगा? आखिर यही चेहरा क्यों? कोई प्रासंगिक चेहरा नहीं है, कहीं कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा नहीं, कोई एक्टिव पर्सनालिटी भी नहीं है। चुनाव क्या केवल आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद दिख रही है राष्ट्रपति चुनाव को? अजय जी। देखिए आदित्य जी, बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा जी एक शब्द को दो बार प्रयोग किए थे और वह शब्द था पूर्वी क्षेत्र से। इसके बाद बोले कि महिला, फिर आदिवासी, और पहली बार कोई आदिवासी भारत के महामहिम के पद को सुशोभित करेंगे और वो भी एक महिला। तो यहाँ पर नड्डा जी के स्टेटमेंट को देखने से या सुनने से ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से भी बीजेपी बहुत ही दूरदृष्टिकोण के साथ
अपने प्रत्याशी के चयन में एक निर्णय पर पहुंची, क्योंकि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल दोनों के बीच आदित्य जी, और वो जो पट्टी है गुजरात में तो बीजेपी अवैध दुर्ग के रूप में वो निश्चित रूप से वो अपराजय रूप से खड़ी हुई, लेकिन बंगाल को जीतना बीजेपी का एक हसरत है। इस दृष्टिकोण से इस पूर्वी बेल्ट के पट्टी को बीजेपी प्रत्याशी चयन के रूप में निर्णय ली है, वो भी संसदीय बोर्ड में। वह कैसे? इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। जैसे छत्तीसगढ़ की चर्चा लें तो 30.62%, मध्य प्रदेश की बात करें तो 21.09%, या फिर हम झारखंड की बात करें तो 26.26%, या फिर हम झारखंड के बाद आगे उड़ीसा की बात करें तो 22.48%। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखें तो ये जो बेल्ट है इसमें बीजेपी दूरदृष्टिकोण से अपने प्रत्याशी का चयन की है। रही सवाल द्रौपदी जी का, तो या अन्य प्रत्याशियों का, जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब जिस तरह से स्टेटमेंट दिए, हो सकता है सीएम साहब छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से सोचे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी व्यापक रूप से अपने एनडीए के हित को देखते हुए, और आदिवासी, ठीक है 2011 के सेंसस में आदिवासियों की संख्या 8.6% है, लेकिन जब संख्या की बात आती है आदित्य जी, तो यही संख्या बहुत ही निर्णायक साबित होती है। इसलिए बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में अपने प्रत्याशी का चयन की है। मेरे साथ शशि कुमार भगत जी भी मौजूद हैं। शशि कुमार जी, अनुसुईया उइके ज्यादा अच्छी उम्मीदवार नहीं थी या थी? क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अनुसुईया उइके भी लगी हुई थी, उनको मौका नहीं दिया गया। निराश हैं क्या आप? अगर अनुसुईया उइके खड़ी हो जाती तो क्या वोट कर देते क्या अनुसुईया उइके के लिए? भगत जी, ये प्रश्न हमारा नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, चाहे राहुल जी का नहीं है कि कौन उनके उम्मीदवार होंगे और कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, कौन देश के लिए, राष्ट्रपति के लिए उनका उम्मीदवार होगा। प्रश्न इस बात का है कि उनकी पार्टी ने जो निर्णय लिया वो अपने नजरों से लिया है, बात में किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन ये बात तो सच्चाई है, कहीं न कहीं ये पार्टी बंदी उस पर आड़े आई है, तभी मुख्यमंत्री जी इस बात को बोले हैं। रजनीश जी, चुनाव की रणनीति से ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हर समय यही बात आती है। अब राष्ट्रपति चुनाव में भी आदिवासी कार्ड, बस्तर सरगुजा पर निगाहें, क्योंकि आप भी जानते हैं रजनीश जी, 29 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी, 27 सीटें कांग्रेस के पास है, केवल 2 आपके पास है। और अगर आदिवासी उम्मीदवार हो भी ऐसा उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, और बहुत सिंपल है जितना मैं जान रहा हूं द्रौपदी जी के बारे में, क्या बहुत दूर की कौड़ी खेलती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी रजनीश जी? आदित्य जी, देश का महामहिम का चुनाव होने जा रहा है और इस छत्तीसगढ़ के 29 सीटों की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है मुझको कि हम बहुत छोटे संदर्भ में बात कर रहे हैं। और रही बात यदि एसटी एससी के बीच भारतीय जनता पार्टी की, तो 47 सीट है देश में, 84 है एससी के लिए, 131 में 77 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी 3 बार छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत चुकी है। ये पहले बार में ये हताशा और निराशा को दर्शा रहा है। और मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ऐसे समाज का हम अपमान कर रहे हैं और उसके बारे में कम आकलन कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षाविद रही हैं, राज्यपाल रही हैं, विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, और माननीय मोदी जी के जो 8 साल के कार्यकाल, अनुसुईया उइके क्या बुरी थी रजनीश जी? नहीं, रजनीश जी, अनुसुईया उइके क्या बुरी थी? केवल कांग्रेस की विधायक रही इसलिए मौका नहीं दिया आप लोगों ने? देखिए अभी ये आरोप है मुख्यमंत्री जी का। हाँ जी, मैं अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि माननीय नड्डा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो 20 नामों का जिक्र हुआ। यदि अनुसुईया उइके जी भी हमारी नेता हैं, आदरणीय राज्यपाल हैं, और इस सरकार कितना उनका हित चाहती है उसके बारे में मैं नई विषय में बात जाऊंगा, लेकिन यदि मेरे को करेंगे तो रजनीश क्यों, आदित्य क्यों नहीं, वो उसका कोई अंत नहीं। सवाल यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के राष्ट्रपति के लिए सर्वथा योग्य उम्मीदवार हैं
और ऐसे वर्ग से है जिनको इनका कहीं सोच जाता ही नहीं ना, इसलिए वो ऐसा बात करेंगे। हताशा में, निराशा में उनको लगता है वो किनको समर्थन कर रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में। हाँ जी 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 जी। तो भाई रजनीश जी, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं और पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि CNT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इन दोनों में जब ये झारखंड की विधानसभा में जो प्रस्ताव आया था उस समय ये खामोश थी, जबकि आदिवासियों की गोलीबारी हुई, वहां झारखंड में इतना सारा आंदोलन हुआ, उसके बाद वो दोनों एक्ट को वापस लेना पड़ी। तो ऐसी राज्यपाल रही है और उसको आपने उम्मीदवार बनाया है, तो पूरे देश को इस बात को अगर पता नहीं हो तो इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक बेहद ही नीचा सोच का काम हुआ है। विनय जी, उसमें दूसरा एक और सवाल ये था कि महिला हैं, आदिवासी हैं, और दूसरी तरफ वो उम्मीदवार हैं जो कभी बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, यशवंत सिन्हा। आप भी आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और छत्तीसगढ़ में ही कहा यह जाता है कि बस्तर और सरगुजा जिसने साथ लिया उसने पूरे प्रदेश को साथ लिया। क्या आदिवासी से हटकर यशवंत सिन्हा के पास जा पाएगी कांग्रेस के सभी विधायक? 71 विधायक है आपके पास, क्या दिल में एक बात ये नहीं आएगी कि यार है तो वो आदिवासी के साथ ही चलना चाहिए? जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए ने आदरणीय महामहिम मुख्यमंत्री जी बोलता महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्र भी पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ था। एक मंदिर जी में प्रवेश के लिए उनको क्या स्थिति झेलना पड़ी थी। तो पूरा देश का आदिवासी और ST SC के सारे लोग, OBC के सारे लोग ये बात जानते हैं, देखते हैं। आदरणीय रजनीश जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ST SC के लोग हैं, उनके हस्र की भी चिंता करिए। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हस्र हुआ वो तो सभी लोग जान ही रहे, देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये स्थिति है। आदरणीय, मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं, सारी चीजों को सोचने समझने का विषय है। और ST SC के अंदर जो आज भावना पैदा हुई, आपने ठीक है उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए आपने एक औजार तैयार किया, एक कन्ना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सफल होने वाला नहीं है। मेरे साथ अजय चंद्राकर साहब भी जुड़े हुए हैं। अजय चंद्राकर जी, जिस तरह से हमने देखा 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मैं रजनीश जी आऊंगा आपके पास, जिस तरह से नुकसान हुआ, 29 सीटें थी, अगर यही 29 सीटें में आधी भी से ज्यादा मिल जाती भारतीय जनता पार्टी को तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की नाराजगी थी, वो देखने को मिली। कांग्रेस के लिए हाल अभी है 27 सीटें उनके पास हैं, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि बस्तर का आदिवासी हो चाहे सरगुजा का आदिवासी कांग्रेस सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लगातार प्रदर्शन हमने देख रहे हैं, आदिवासी समाज लगातार सड़कों पर आ रहा है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। क्या ये दूर की कौड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के एक आदिवासी, वो भी महिला, और महिला वो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है 2023 के चुनाव में? अजय जी। बिल्कुल आदित्य जी, मैं पुनः आपके साथ संवाद करना चाहूँगा कि बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी जिस शब्द को 2 बार रिपीट किए, पूर्वी क्षेत्र, तो इसका आशय यही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है या अन्य राज्यों में भी कुछ आंदोलन आदिवासियों के द्वारा जारी है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के लिए बड़ा विषय है। जैसा कि शशि जी कह रहे थे, जिस एक्ट की बात कर रहे थे वहाँ निश्चित रूप से झारखंड में आंदोलन चला था, लेकिन वो रघुबर दास जी थे मुख्यमंत्री। लेकिन मुंडा जी जब सामने आए और एक तालमेल बना, तालमेल बनने के बाद एक समन्वय हुआ, उसके बाद राज्यपाल के रूप में आदिवासी समाज को अपने यहाँ भोज में वो आमंत्रित की थी। और उस समय जो पत्थरगढ़ी का मामला चला था, पत्थरगढ़ी मतलब संविधान या फिर न्यायालय जो कह रहा है उसको पत्थर में लिखते थे हमारे भोले भाले निर्बोध आदिवासी भाई जी लोग। लेकिन झारखंड से यशस्वी होकर के द्रौपदी जी वहां से गई। बीजेपी के जितने लोग या प्रोटोकॉल में जितने लोग उनको छोड़ने नहीं गए थे, उनसे ज्यादा हेमंत सोरेन के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनको छोड़ने गए थे और हेमंत जी उनको बुआ कहते थे। तो हेमंत जी के लिए भी वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये संशय की स्थिति है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी जी नहीं देंगे। जी भगत जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि महिला हैं, आदिवासी हैं, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये 27 सीट जो अभी आपके पास है बहुत मुश्किल है उसको रिटेन कर पाना, क्योंकि मुश्किल है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी थी वो हमने देखा, पब्लिक साफ कहती थी कि हमें ये चाहिए नहीं, तब इतनी बड़ी मेजोरिटी आपको मिली थी, 71 विधायक आपके पास हैं। कहीं ना कहीं ये बात सामने नहीं आएगी कि कांग्रेस के लोग जो है वो आदिवासी का समर्थन नहीं कर रहे हैं,
अगर आप यशवंत सिन्हा के पास जाते हैं, और जिस तरह से आंदोलन लगातार सरकार के खिलाफ हो रहे हैं आदिवासियों के, ये भी कहीं ना कहीं बताने, क्योंकि पेशा कानून अभी तक आप लागू कर नहीं पाए, अभी तक पता नहीं आने वाले समय में कब तक लागू हो पाएगा। आदिवासी समाज का विरोध भी लगातार जारी है, लगातार नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आदिवासियों के साथ चलने का, यशवंत सिन्हा वैसे भी आपके उम्मीदवार नहीं है, वो तो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, लेकिन अगर आदिवासी उम्मीदवार की तरफ हम जाते हैं तो शायद छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर स्थिति होगी। भगत जी, मैं आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक मैंने सुना है। मैं एक बात आपके साथ विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन जो हुआ था कुनकुरी क्षेत्र में, उस समय कई लोगों को गिरफ्तार किया था, और बता दूं, जब मुर्मू मैडम वहां पर थी राज्यपाल, उस दरमियान कई लोगों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, और दर्ज करने के बाद कई दिनों तक वो लोग पेशी लड़ते रहे, कोर्ट वोट जाते रहे। आज कमोबेश छत्तीसगढ़ की हालत भी वही है, और छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है, उसका पेशी आज तक चल रहे लोग। कई लोग, जैसा क्या बोलते हैं, जैसे सिलगेर का मामला हुआ है ना, और जमीन का कई मामले में तो ऐसा हुआ है कि जमीन उनका कब्जा कर लिए कई साल तक फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उसको किसने वापस कराया? हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने वापस कराया। इन सब चीजों को बहुत जल्दी नहीं भूलने वाला है यहाँ का आदिवासी, और पार्टी के साथ चलने की ये व्यवस्था नहीं कहा जाए, ये एक सैद्धांतिक रूप से हम लोग चलने के लिए हम लोग निवेदन इसलिए करते हैं कि हमारी पार्टी की जो सोच है, कांग्रेस की जो सोच है, वो ST SC के अच्छे लोगों की सोच है, OBC के लिए, गरीब वर्ग के लिए अच्छे लोगों की सोच है, इसलिए कांग्रेस के साथ बिल्कुल रहेंगे। 70+ रहेगा, 71+ रहेगा। इस बात में कई जगह में चुनाव का इंचार्ज रहा तो मैंने बहुत बारीकी से सुना, हमको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ी, जो कि हम लोगों के पास जाके हम लोगों समझाया और कहा। रजनीश जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं राजनीति, आप लोगों को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव है, जैसे कि चंद्राकर साहब ने बोला पूर्वी बेल्ट को आप कब्जे में करना चाहते हैं। कोई जाना पहचाना नाम भी नहीं था, पहले वेंकैया नायडू का नाम आता है, फिर और कि निर्मला सीतारमण का बीच में नाम आ जाता है, अनसुईया उइके भी कहीं ना कहीं साइड दरवाजे से ऐसा लग रहा था कि उनका नाम सामने आएगा, लेकिन ऐसा नाम सामने आया जो उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए इसी नाउम्मीदी या इसी को मैं कहूं कि अचानक सरप्राइज देने के नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है। इसके पीछे भी राजनीतिक एजेंडा तो है रजनीश जी, आप माने या ना माने कि इसमें है कोई ना कोई राजनीतिक संदेश पार्टी की तरफ से? आदरणीय आदित्य जी, इतने बड़े महामहिम के चुनाव को कितना छोटे स्तर में हम सोच रहे हैं। हमारे जो भगत जी हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य का उसको चुनाव बना के देख रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, युवा लोगों को बनाया गया? उनके कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो कोई IAS है, कोई विदेश सेवा के अधिकारी हैं? क्या पिछले समय राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को नहीं बनाया गया? क्या जो पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल रहा है, ऐसे देश के चुने हुए, तरासे हुए लोग को नहीं दिया जा रहा है, जिसके तरफ किसी का ध्यान कभी नहीं गया, उस ओर को उनको योग्य नहीं? क्या योग्यता क्या है? भगत जी बताएं, आज पैनल में बैठे हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए था? और बोलने के लिए किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हताश है, निराश है, परेशान है, न वो उस तरफ जा पा रहे हैं, न इस तरफ आ पा रहे हैं। और भगत जी भी पता नहीं कितने अधिकार के साथ यहाँ बैठे हैं। आने वाले समय में हमको लगे कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, भी सुनने को हमको मिल सकता है। इसलिए ये अपनी बात रखें, अपनी बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता ज्यादा ना करें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ऐसे निर्णय लगातार हो रहे हैं। अब इनको राजनीति दिखता है तो दिखे, अब राजनीति करने वालों को राजनीति दिखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जिनका देश में कभी सम्मान नहीं किया गया, जिनका स्वाभिमान नहीं जगाया गया, ऐसे तमाम लोगों को तमाम क्षेत्रों में लगातार अवसर दिए जा रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रपति की बात नहीं है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे राज्य सरकारों में हो, चाहे टिकट वितरण में हो, विधायक में हो, सांसद में हो, जहां भी उनको लाया जा सकता है, ऐसे तमाम लोगों को, शोषित, वंचित, पीड़ित ऐसे लोगों को भी जो समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी पहचान उतना नहीं बन पाया था किन्हीं कारणों से, ऐसे लोगों को लगातार आगे कर रही है। अब ये कांग्रेस की परेशानी है, वो बोलते रहें। और भगत जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो बोल लिए, दूसरे को थोड़ा बच के रहने के लिए बोलिए, नहीं तो समाज यदि बुरा मान गया ना
तो आप लोग को जगह नहीं रहेगी। आप जिस प्रकार से मरमाहत कर रहे हैं समाज को, जिस तरह से उनको एक बता रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, उनमें कोई योग्यता नहीं थी, समाज यदि इस बात को पकड़ लिया तो आप लोग को जगह नहीं मिलेगी। आप समाज को अपमानित करने का काम मत करिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। मुगालते में मत रहिए भाई साहब, मुगालते मत रहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में संविधान की समीक्षा के नाम पे एसटी और एससी को जिस तरह से प्रताड़ित किया है, इतिहास इसका गवाह है। इतिहास बन चुका है, इतिहास में लिखा जाएगा। 77 सीट मिला है, तो देख लो कितने सीट में हो देश में। छत्तीसगढ़ में हो ना, दम्भ मत भरो। अभी 1.5 साल बाद पता लग जाएगा देश में कहां हो, इसका भी चिंता कर लो एक बार। देश में ना बहुत बड़े, जब इसके वर्ग के बहुत चिंतक हो, बोलने में हर्जा नहीं है, बोलने में हर्जा नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप बोलते रहिए, बोलने में हर्जा नहीं है। अरे आंकड़े देख लो। बता रहे हैं कि आदिवासी नेतृत्व को और आदिवासी जो उम्मीदवार है उनको इग्नोर कैसे कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि यशवंत सिन्हा आपके उम्मीदवार तो है नहीं, ठीक है, आप लोगों ने उनको वोट देने का फैसला किया, लेकिन आदिवासी हित को कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? है तो वह महिला आदिवासी, और जिस प्रकार से उनके बारे में हम सभी जानते हैं, परिवार में और कोई है नहीं, दोनों बेटे उनके हैं नहीं, पति भी अब नहीं है, तो वो महिला देखिए बहुत नीचे, एक शिक्षक से यहां तक का सफर उन्होंने तय किया है। क्या वहां दिक्कतें हुई झारखंड में? अजय चंद्राकर जी ने भी बताया, आपने ही बताया, लेकिन आज वो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की, और जो आंकड़े बताते हैं वो तय है कि उन राष्ट्रपति वो चुनी जाएंगी, क्योंकि संख्या बल आपके पास नहीं है। और जो सेंध लगाना तो भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है, झारखंड में भी सेंध लगती हुई दिख रही है, बिहार में भी सेंध लगती हुई दिख रही है। ऐसे कई राज्य हैं जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको आज नहीं तो कल जब चुनाव में जाएंगे तो जवाब देना है कि आप आदिवासियों के साथ क्यों नहीं थे। क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर जवाब दे पाएगी कि आदिवासी महिला का साथ उसने क्यों नहीं दिया? भगत जी। नहीं, बिल्कुल हमारा कहना यह है, आदिवासियों के साथ हम हैं, आदिवासी महिला के साथ नहीं, पुरुष के साथ नहीं, सभी के साथ हम हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि देश की तरक्की में अपना हाथ बटाए, वैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं कि किसी के कठपुतली बन के करे, वैसी स्थिति में नहीं रहना चाहते। और कांग्रेस का हमेशा से यह सिद्धांत रहा है कि कांग्रेस हमेशा एसटी, एससी और ओबीसी के हित की बात करती, गरीब के हित की बात करती है, और ऐसे व्यक्ति को रखे। मैं तो ये कहता हूं कि आपको उन्हीं की उतनी चिंता है, आदिवासियों की उतनी चिंता है। सुन लीजिए बात को, अगर नहीं तो मैं उतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री पद का प्रधानमंत्री बनाए और उसका कैंडिडेट डिक्लेयर करें। चलते रहेगी। एक लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा रजनी जी, सेंध तो लग रही है, सेंध तो लगाई जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीतिक सोच भी रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, कि ऐसे उम्मीदवार को लाकर आप खड़े कर दो कि चाहते ना चाहते हुए विरोध जो है दूसरी पार्टियां वो ना कर पाए, और बहुत आसानी से आप अपना उम्मीदवार जिता भी लें। झारखंड में तो सेंध लगती हुई दिख रही है, अजय चंद्राकर जी भी कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो सेंध छत्तीसगढ़ में भी लग सकती, कोई बड़ी बात नहीं। 71 में बहुत सारे वोट आदिवासी के नाम से द्रौपदी मुर्मू को भी मिल जाए। क्या पहले से प्लानिंग है ये सब चीजों की, रजनीश जी? आदित्य जी, 10,86,000 मूल्य के वोट हैं, 5,33,000 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास है। 10,000 वोट की जो बात थी, वो बहुत लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा में हो चाहे अन्य जगह में हमारे साथ देते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाती जीत रहे। अब माननीय मोदी जी, मैंने जैसे कहा कि हर जगह ऐसे ऐसे योग्य लोगों को उभारने का और देश में एक प्रतिनिधित्व देने का अवसर दे रहे हैं, जिससे हर देशवासियों को लगे कि हम भी इस क्षेत्र में कर सकते हैं, ये संदेश दे रहे हैं। और इसमें तो आप देखिएगा कि रिकॉर्ड वोटों से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से। बिल्कुल रंजी जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदिवासी चेहरा महिला कैसे विरोध कर पाएंगी पॉलिटिकल पार्टी, है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात बेहद साफ है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो दूसरे गठबंधन है उस पर सेंध लगाती तो नजर आ रही, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए जब आप चुनाव में जाएंगे और ये बताएंगे कि हमने यशवंत सिन्हा को वोट डाला था, तो पब्लिक पूछेगी जरूर, आदिवासी हितों की आप बात करते थे, फिर आदिवासी महिला का साथ आपने क्यों नहीं दिया। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।